सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पॉली मार्कशीट। और आज हम सभी बात करने वाले हैं जेंडर रीजन कास्ट के नेक्स्ट एस्पेक्ट, यानी कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर संबंधी जितने भी पूरा चैप्टर का जो कंटेक्स्ट था, जिसमें कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट थे, उसको हम लोग देख चुके हैं। बातें उस पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग सारे डिस्कशन बिंदु, उन सभी बिंदुओं पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। बात करें आज के डिस्कशन की, तो आज का जो हमारा पहला कंटेंट है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, यानी जेंडर और पॉलिटिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। अर्थात इसका क्या प्रारूप है, क्या क्या एस्पेक्ट है, सीधे आते हैं उस बिंदु पे। बात करें अगर आज के डिस्कशन की, तो आज का हमारा जो डिस्कशन है उसके ओवरव्यू से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। यानी कि हम लोग जानते हैं कि पिछले चैप्टर्स में बात करें तो वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। हम जानते हैं जो इंडिया है, खास करके इंडिया की बात करें या फिर किसी भी समाज की बात करें, तो जो वहां पे डाइवर्सिटीज होती हैं, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, चाहे लिंग्विस्टिक बेस पे हो या किसी कम्युनिटी बेस पे हो, कास्ट बेस पे हो, या कोई भी डाइवर्सिटी जो है किसी भी सोसाइटी के लिए, देश के लिए अच्छी चीज़ होती है। अगर आप उन डिफरेंसेस से कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ लर्न करके और इम्प्लीमेंट करके अपनी व्यवस्था को टैकल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन डिफरेंसेस को अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए थ्रेटन का भी काम करता है। साथ ही साथ बात करें अगर इस चैप्टर में, तो हम लोग प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी को देखने वाले हैं और उसके अंतर्गत 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस, यानी कि वो सभी डिफरेंसेस हैं जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इन 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस से हम लोग रूबरू होते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। अर्थात हम लोग सीधे आते हैं कंटेंट पे, और पहला जो सोशल डिफरेंसेस है जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड की बात करें, इसके बाद हम लोग अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें जेंडर एंड पॉलिटिक्स में, यानी जेंडर डिवीजन का, तो जेंडर को हम लोग कंसीडर करते हैं कि द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। यानी जेंडर डिवीजन जहां पे इसकी बात आती है, लिंग के आधार पे जो विभाजन है, अगर उसकी बात करें तो उसकी जो प्रवृत्ति, उसको देखने को ऐसा मिलता है कि ये इसको इस प्रकार समझा जाता है कि ये नेचुरल और अनचेंजेबल है। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। जबकि इसका ये जो जेंडर डिवीजन है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। इस प्रकार से सोशल की एक्सपेक्टेशन और सोशल की जो स्टीरियोटाइप है, जो रूढ़िवादिताएं हैं, उन सभी पे आधारित होकर जेंडर, यानी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन एंड सीन एवरीवन। और इसमें एक पॉइंट हम लोग देखेंगे आगे, जिसमें कि सेक्स और जेंडर के बारे में डिस्कशन होगा, यानी सेक्स वर्सेस जेंडर। यानी 2 शब्द आपको आएंगे कि सेक्स और जेंडर क्या दोनों अलग होते हैं, जबकि हम दोनों को एक जैसा ही समझते हैं कि सेक्स और जेंडर जो है एक ही जैसे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो सेक्स है बायोलॉजिकल होता है, जबकि जेंडर जो होता है सोशल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, कोई लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रहा है, इसमें कोई वो किसी व्यक्ति का जो वो चीजें नहीं, अगर मेडिकल साइंस को छोड़ दिया जाए तो किसी व्यक्ति का जो है उसमें हाथ नहीं हो सकता। जबकि जो जेंडर डिवीजन है, जेंडर को लेकर, उसी सेक्स को पकड़ के बॉयज है, गर्ल्स है, उसके प्रति जो तमाम प्रकार के जो स्टीरियोटाइप बनते हैं वो समाज में कंस्ट्रक्ट होता है। और इस प्रकार से इस चीज के, जैसे कि स्पेसिफिक रूप से गर्ल्स के लिए ये काम है, बॉयज के लिए ये काम है, बॉयज ये करेगा, गर्ल्स इस तरह रहेगा, बॉयज इस तरह रहेगा, इस प्रकार की जो अवधारणाएं बनती हैं, इस प्रकार से जेंडर डिवीजन क्रिएट होता है। जबकि सेक्स डिवीजन में नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल है और अनचेंजेबल है, अगर मेडिकल साइंस को हटा दिया जाए तो ये बातें कहा जा रहा है। सेक्स और जेंडर में ये बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है। तो इस चैप्टर में हमने शुरुआत में देखा कि जो जेंडर डिवीजन को हम लोग कंसीडर करते हैं कि बिल्कुल नेचुरल है और अनचेंजेबल है, जबकि ये पूरी तरीके से समाज के स्टीरियोटाइप पे, उसकी सोशल एक्सपेक्टेशन पे, उसके स्टीरियोटाइप पे डिपेंड करता है। और इसमें हायरार्किकल सिस्टम भी देखने को मिलता है, वंशानुक्रम, क्योंकि भाई प्राचीन समय से चल रहा है और चलते चलते वर्तमान तक आ गया है। तो अब हमको उसमें ढलने की, रहने की, और जो पुरानी जो परंपराएं थी कि ये काम इस गर्ल्स के लिए है, ये काम बॉयज के लिए, ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम पुरुष कर सकता है, ये चीजें पुरुष के लिए, ये चीजें महिलाओं के लिए, ये जितने भी सोशल स्टीरियोटाइप है, एक्सपेक्टेशन या जो भी चीजें चलती रही हैं, ये इतनी घर कर चुकी हैं कि हम लोग उसमें रहना सीख लिए। अब इसके अपोजिट कोई जाता है तो हमको लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तमाम बातों पे चर्चा, काफी शानदार चैप्टर है जिसमें ऐसे तमाम बातों पे चर्चा होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है पहली हेडिंग आप बुक में देखेंगे तो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन आप देखेंगे, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन। हम लोग जेंडर और सेक्स को एक ही कंसीडर करके हमने उसका पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन कर दिया है। हमने मतलब समाज में जेंडर डिवीजन को काम करने के सिस्टम को पब्लिक और प्राइवेटली डिवाइड कर दिया गया। क्या इसमें है, बॉयज एंड गर्ल्स
आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। पहला पॉइंट देखने को मिलता है जेंडर डिवीजन में कि जब उनका पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन किया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन में कि जेंडर बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो ये माना जाता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन है, महिलाओं का जो मेन जिम्मेदारी, प्रमुख जो कार्य है, प्रमुख जो उत्तरदायित्व है वो है हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना और घर का काम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है महिलाओं की। और बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें इसमें आपने देख लिया। और जो मेन जो है जितने भी आउटसाइड वर्क होंगे, हाउस वर्क का काम करेगी वुमेन्स। और जो मेल है यानी मेल प्रकार से मेल की बात करें तो वो जो है आउटसाइड वर्क करेगा, जितने भी घर के बाहर के काम होंगे उसको मेल करेगा, और जितने घर के अंदर काम होंगे, बच्चों की देखभाल करना होगा, ये सारे काम महिलाओं के होंगे। इस प्रकार से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कर दिया गया। एक नया टर्म देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सेक्स के आधार पे लेबर यानी काम का निर्धारण कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है। यानी कि हम जानते हैं कि most women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after the children। ये तमाम काम महिलाओं के लिए सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करके रख दिया है, सोसाइटी ने मेंटेन करके रख दिया कि ये सारे काम कौन करेंगे, महिलाएं करेंगी। एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, और जो पुरुष वर्ग होगा वो घर के बाहर के जितने भी काम होंगे उसको पुरुष वर्ग करेगा। एंड इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुष नहीं काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इट इज मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग्स। ये चीजें मान ली गई हैं, चूंकि लगातार चलता आ रहा है तो ये चीजें फिक्स है कि ये उनकी ही काम है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ही जिम्मेदारी, ये एक प्रकार से उनका मेन थिंग्स है। ये चीज को कंसेप्ट कंसिडर कर लिया गया कि नहीं ये महिलाओं का ही काम है घर का काम करना, पुरुष जो है आउटसाइड वर्क करेंगे घर के। एंड व्हेन दिस जॉब्स आर पेड फॉर मेन्स आर रेडी टू वेक अप दीज वर्ड्स। लेकिन अगर इन्हीं कामों की बात करें, अगर इन्हीं कार्यों को पुरुषों से कराया जाए तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी इस कार्य की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की है। लेकिन जब इस कार्य के बदले पेड यानी कि पेमेंट दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो आदमी भी रेडी हो जाता है। तो एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि क्या महिलाओं को जो है घर का काम करने के लिए हम लोग पैसा देते हैं? नहीं देते। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके बदले हमको पे आउट होगा, यानी पे आउट्स दिए जाएंगे, पैसे मिलेंगे, तब हम इस काम को कर सकते हैं। ये समाज की एक प्रकार से स्टीरियोटाइप ही है, ये हमको देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में कि वुमेन जो है घर के अंदर के सारे काम करेंगे, जितने भी काम होंगे, और मैन जो है जितने भी वर्क आउटसाइड द होम होंगे उस सभी कार्यों को प्रतिपादित करेंगे पुरुष वर्ग। ये हमने पहले सेक्सुअल डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में देख लिया। सो द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इन दिस ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटीज। अब देखिए महिलाओं और पुरुषों के कार्य की व्यवस्था जो है इस प्रकार से कंसीडर कर ली गई है कि जो पुरुष है वो घर के बाहर के सारे काम करेगा, महिलाएं जो है घर के अंदर के सारे काम को करेगी। और हमने देखा है कि सेक्स और जेंडर दोनों को एक साथ हम लोग एक साथ कंसीडर करके हमने समाज में स्टीरियोटाइप लगातार बन गई और वो चलती आ रही, जिसकी वजह से ये मान लिया गया। और भी तमाम एस्पेक्ट हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक पॉइंट को पढ़ के लेकर चलते हैं कि जो पुरुष वर्ग है समाज का वो घर के बाहर के सारे काम करेगा, घर के अंदर के सारे काम हाउस वर्क वो महिलाओं की जिम्मेदारी है। और अगर घर का काम कोई पुरुष करता है तो पहली बात तो करता नहीं है, करता है तभी जब उसको पे आउट दिया जाता है। तो फिर महिलाएं काम करती हैं तो उसका क्या पे आउट दिया जाता है? एक प्रश्न आपके लिए। सो कह रहा है कि ये जो सिस्टम है, ह्यूमैनिटी की बात करें, मानवता की बात करें, तो महिलाएं भाई पुरुषों की लगभग पैरेलल मान लिया जाए। अगर जो है जितनी पुरुष है उतनी महिलाएं, अगर एक प्रकार से कंसेप्ट मान लिया जाए तो इनका रिप्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड की बात करें, धरती की बात करें, लेकिन उनका जो रोल पब्लिक लाइफ में से जो नेचुरल रूप से देखने को पुरुष महिला एक लगभग 50-50, 50-50 हम लोग मान लें अगर पूरी ह्यूमैनिटीज का, तो ये उसका कंप्लीट जो है वर्ल्ड में जो उसका लाइफ है। लेकिन जो पब्लिक लाइफ, सोसाइटियल लाइफ जो है उसके बाद में स्पेशली पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल मिनिमल है, बिल्कुल एकदम कम से कम है। इन मोस्ट सोसाइटी अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर्स। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है भले महिलाएं पुरुषों की ही इतनी हैं या कम हैं या ज़्यादा जो भी हैं, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ
मेल वर्ग को यानी पुरुष वर्ग को ही पार्टिसिपेट करने का अलाउंस है, उसको अलाउ किया गया है, महिलाओं को इसके लिए अलाउ नहीं। अभी फिलहाल तो बदल रहा है, समय बदल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, तमाम चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप हमको देखने को मिलता है। एंड वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। तो इन सभी कारणों की वजह से ये जो जेंडर डिवीजन यानी कि मेल वर्सेस फीमेल का जो मुद्दा था, जल्द ही इसको पॉलिटिक्स में इसको हाईलाइट किया गया, यानी राजनीति में इस मुद्दे को उठाया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर जिसकी भी समस्या है या किसी भी मुद्दे पे अगर समस्या है और उस पॉइंट को अगर हम लोग पॉलिटिक्स में हाईलाइट कर देते हैं, पॉलिटिक्स में हाईलाइट कर दें तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा। क्योंकि वी आर ऑल लिव इन अ डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक चीज और भी होती है कि जिसकी समस्या वही उसका जो है सोल्यूशन ला सकता है। यानी कि अगर महिलाओं के साथ समस्या है तो महिलाएं ही इसका सोल्यूशन ला सकती हैं, और सोल्यूशन तभी ला पाएंगी जब वो खुद उस फील्ड में उतरेंगी। अर्थात हम लोग देख रहे हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, और इसमें हमने देखा उनका पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन और उनकी कार्य प्रणाली को, यानी कार्य करने की जो व्यवस्था है जिसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें कैसे स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि किस प्रकार के कार्य को कौन करेगा, मेल करेगा कि फीमेल करेगा। उसके बाद उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इस बात का क्या इंपैक्ट पड़ा, तो ये हुआ कि अब जल्द ही इन सभी बिंदुओं को पॉलिटिक्स में हाईलाइट होने वाला है या हाईलाइट होना शुरू हो गया है। किताब की बात चल रही है। इंपैक्ट, तो वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। इस प्रकार से इक्वल राइट्स के लिए तमाम जगहों पे वर्ल्ड की बात कर दें तो वो अपना अपना जो है मूवमेंट लॉन्च करना शुरू कर देती हैं कि इक्वल राइट्स उनको भी मिलना चाहिए। आज भी बहुत सारे कंट्रीज में नहीं मिलता है, आज की डेट में भी बहुत सारे कंट्रीज में, और बहुत सारे कंट्रीज में मेल वर्सेस फीमेल की बात करें तो कोई डिवीजन नहीं बहुत ज्यादा, और नहीं तो मेल जो है वो सर्व करते हैं, जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज हैं, भी आप आगे देखने वाले हैं कि देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। वोटिंग राइट्स की बातें चल रही हैं कि भाई उनको वोटिंग राइट्स भी मिले। साथ ही साथ दिस एजिटेशंस डिमांडेड इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटीज। इन सभी मुद्दों पे भी अब बात, मतलब जिन जिन बिंदुओं पे महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है या फिर उनको पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन का जो एक कॉन्सेप्ट था उस पर उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है, या फिर उनका जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक स्फीयर में अगर बात करें तो उनको जब तक राइट नहीं मिलता, जिन जिन बिंदुओं में उनको लग रहा है उन सभी बिंदुओं को वो लोग पॉलिटिक्स में उठाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो एजुकेशनल की बात हो, कैरियर की अपॉर्चुनिटी की बात हो, या फिर किसी प्रकार से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इनहेंस करने की बात हो। इन सभी मुद्दों को पॉलिटिक्स में उठाया जाने लगा, और मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल एज। और बहुत सारे रेडिकल वुमेन्स जो मूवमेंट थे वो यहां तक उनका लक्ष्य था या लक्ष्य होने लगा इक्वलिटी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, कि महिलाओं को पर्सनल, एक तो हो गया इंडिविजुअल और एक हो गया आपका फैमिली बेस पे, तो पर्सनल और फैमिली दोनों लाइफ को बिल्कुल इक्वलिटी के साथ जो है ट्रीट किया जाए, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसका पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, इन सभी में उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत आने लगी। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, मतलब वो वर्ग जो है वो जैसे फेमिनिज्म आप सुने होंगे बार बार, तो वो आइडियोलॉजी जो पुरुषों और महिलाओं की इक्वलिटी की बात करता है, चाहे किसी वर्क की बात हो, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, पैसे की बात हो, या किसी भी कार पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन की बात हो, उन सब में अगर इक्वलिटी की बात करता है तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट बोल सकते हैं। इसमें पुरुष भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकते हैं, इसमें कोई वो क्राइटेरिया नहीं कि इसमें फेमिनिस्ट है तो सिर्फ इसमें महिलाएं ही रहेंगी, नहीं, पुरुष भी इसमें हो सकते हैं। तो ये सारी बातें फेमिनिस्ट मूवमेंट के द्वारा अब पॉलिटिक्स में उठाई जाने लगी लगातार, कि इन सभी पे उनको राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। अब इस पूरे बिंदु को जब पॉलिटिक्स में उठाया गया तो उसका क्या एडवांटेज मिला और उसका क्या रिजल्ट आया वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा उसको एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने ओवरव्यू देखा कि पूरे चैप्टर का क्या पूरा कंस्ट्रक्शन है, हमको समाज के 3 डिफरेंसेस को टैकल करना है, जो कि डिफरेंसेस को आधार बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट।
पहला हम पढ़ रहे हैं जेंडर। जेंडर में हमने जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जेंडर को हमने देखा कि जेंडर एक प्रकार से सेक्स और जेंडर में दो बड़ा काफी अंतर हो सकता है, अंतर होता है, लेकिन समाज में इन दोनों को एक मान के इनके साथ बिल्कुल लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ, जिसमें कि इनका पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का काफी इसका इफेक्ट पड़ा, अफेक्टेड हुआ इन सभी चीज़ों से, जिससे कि महिलाओं को ये काम करना है, पुरुष को ये काम करना है, महिलाओं को घर के अंदर का सारा काम करना है, पुरुष ही घर के बाहर का काम कर सकता है, पब्लिक लाइफ में अफेयर का जितने भी पब्लिक अफेयर्स है उसमें वो बैठ सकता है, पॉलिटिक्स में बैठ सकता है, लेकिन महिलाओं को ये सभी अधिकार नहीं थे। जल्द ही मूवमेंट लॉन्च होता है, इन सभी मुद्दों को पॉलिटिक्स में उठाया जाता है और फेमिनिस्ट मूवमेंट के द्वारा ये तमाम जो एस्पेक्ट थे, जो भी उनको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा था, उन सभी बिंदुओं को पॉलिटिक्स में उठाया जाने लगा। अब उसके बाद की अगली कड़ी क्या है, अगले हम सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।